हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे एक नया चैप्टर लैंड, सॉइल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। कहानी शुरू होती है अफ्रीका के एक छोटे से विलेज से, टैंजानिया से, जहाँ की एक लड़की है मम्बा। ठीक है, और एक कहानी और है यहाँ पे पीटर की, जो कि एक लड़का है न्यूजीलैंड का। ठीक है, और इनकी लाइफ्स को कंपेयर करके बताया है, तो हम क्विकली इनको पढ़ लेते हैं। ठीक है, बिकॉज इसमें से कुछ ज़्यादा नहीं आता है। तो अफ्रीका की जो मम्बा है वो रोज़ सुबह उठ के पानी भर के लाती है, ठीक है, बहुत दूर से मॉर्निंग में, और घर आके वो अपनी मम्मी की हेल्प करती है, ठीक है, घर के काम करने में। फिर क्या करती है, जॉइन हर मदर एंड हर ब्रदर इन टेकिंग केयर ऑफ़ हर गोट। मम्मी की हेल्प करती है और फिर अपने भाई की हेल्प करती है गोट की केयर करने में, मतलब उन्होंने गोट पाल रखी हैं। ठीक है, उनकी फैमिली के पास एक छोटा सा लैंड है, रॉकी लैंड, मतलब वहाँ पे रॉक बहुत है। ठीक है, और एक छोटी सी हट है, वहाँ पे रहते हैं वो लोग। जो उसके पापा हैं वो ग्रो करते हैं या तो मेज़ एंड बीन्स, ठीक है, और बहुत ज़्यादा मेहनत से वो मेज़ और बीन्स बीजते हैं खाने के लिए, और वो भी इनफ नहीं होता है उनके पूरे साल का खाना खाने के लिए। ठीक है, मतलब पूरे साल में कम पड़ जाते हैं वो जितने मेज़ और बीन्स बीजते हैं उस रॉकी लैंड में। ठीक है, दूसरी साइड पे पीटर एक लड़का है जो कि शीप रेयरिंग रीजन में रहता है। न्यूजीलैंड के शीप रेयरिंग मतलब कि जहाँ पे शीप, आप जानते होंगे, शीप को जहाँ पे पाला जाता है। ठीक है, तो ऐसे रीजन में जहाँ पे शीप बहुत पाली जाती हैं न्यूजीलैंड के, ऐसे रीजन में रहता है पीटर अपनी फैमिली के साथ। और उनकी एक वूल प्रोसेसिंग फैक्ट्री भी है। वूल मतलब कि जैसे हम ऊन जहाँ बनती है, तो ऐसी फैक्ट्री है उन लोगों की। ठीक है, मतलब वो बहुत ज़्यादा काफ़ी अच्छी लाइफ है उसकी मम्बा से। एवरी डे व्हेन ही रिटर्न्स फ्रॉम स्कूल, जब भी वो स्कूल से आता है तो वो देखता है कि उसके अंकल केयर कर रहे हैं शीप्स की। ठीक है, मतलब एक तो उनकी फैक्ट्री है, एक वो शीप की केयर कर रहे हैं, मतलब उन्होंने शीप भी पाल रखी हैं। शीप यार सिचुएटेड ऑन द वाइड ग्रासी प्लेन, वाइड ग्रासी प्लेन में सिचुएटेड है विद हिल्स। देखो, थोड़ी दूर पे हिल्स हैं और प्लेन पे, ग्रासी प्लेन पे उसकी शीप यार्ड है, मतलब कि शीप वहाँ पे रहती हैं। ठीक है, और उसे मैनेज किया गया है साइंटिफिक वेज से और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से। ठीक है, मतलब पैसे की कमी तो नहीं है इसके पापा के पास और इसके पास पीटर फैमिली ऑल्सो ग्रोज वेजिटेबल्स थ्रू ऑर्गेनिक फार्मिंग, और ये ऑर्गेनिक फार्मिंग से वेजिटेबल भी ग्रो करते हैं। ठीक है, सो दैट्स हाउ दे यूज़ लैंड। Mamba and Peter stay in two different parts of the land and lead very different lives. अब मम्बा और पीटर जो है वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट पार्ट्स में रहते हैं वर्ल्ड के, और बहुत ज़्यादा डिफरेंट लाइफ्स हैं उनकी। ठीक है, दिस डिफरेंस इज बिकॉज ऑफ देयर डिफरेंस इन क्वालिटी ऑफ लैंड, सॉयल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन, एनिमल एंड द यूजेस ऑफ टेक्नोलॉजी। अब ये डिफरेंस क्यों है? क्योंकि सॉइल की, मतलब लैंड की क्वालिटी, क्योंकि उधर रॉकी लैंड है, उधर लैंड भी तो ठीक है, मतलब ग्रासी लैंड है ना, ग्रासी प्लेन्स हैं, हिल्स हैं, तो देखो क्वालिटी आ गई ना वहाँ पे पीटर वाली जगह पे। फिर सॉइल में चेंज है, वाटर भी है वहाँ पे, नेचुरल वेजिटेशन, घास वगैरह भी उग जाता है तो शीप उसको भी खा लेती हैं, है ना। एनिमल्स एंड द यूजेस ऑफ टेक्नोलॉजी, और टेक्नोलॉजी के यूजेस पे भी डिपेंड करता है। ठीक है, इन दोनों की लाइफ्स की क्वालिटी। अवेलेबिलिटी ऑफ सच रिसोर्सेज इज़ द मेन रीज़न प्लेसेस डिफ़र फ्रॉम ईच अदर। अब ये जो इतनी सारी रिसोर्सेज अवेलेबिलिटी है, ये मेजर रीज़न है या मेन रीज़न है कि इतना ज़्यादा डिफरेंस है। ठीक है, इन दोनों के लाइफ्स में। अब लैंड क्या होता है? लैंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है। ठीक है, एक तो ये नेचुरल रिसोर्स है, यानी कि ह्यूमन ने नहीं बनाया लैंड को, नेचुरल है। और दूसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि हम सब लैंड पे ही रहते हैं। ठीक है, इट कवर्स ओनली 130% ऑफ द टोटल एरिया ऑफ अर्थ सरफेस एंड ऑल पार्ट्स ऑफ इट्स परसेंटेज आर नॉट हैबिटेबल। अब क्या है कि जो लैंड है वो सिर्फ 30% है ऑफ टोटल एरिया ऑफ अर्थ सरफेस, और उसमें से भी हम बहुत स्मॉल पार्ट यूज़ करते हैं, जो उसमें से भी सारा का सारा लैंड जो है वो हैबिटेबल नहीं है। ठीक है, हैबिटेबल नहीं है मतलब वहाँ पे हैबिटेट नहीं है, वहाँ पे लोग नहीं रहते हैं। ठीक है, और कितना लैंड हम यूज़ करते हैं? 90% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन ऑक्यूपाइज ओनली 13% ऑफ द लैंड एरिया
द रिमेनिंग 70% ऑफ द लैंड इज़ ईदर स्पार्सली पॉपुलेटेड और इनहेबिटेड। तो इसमें क्या लिखा हुआ है कि सिर्फ 13% ही लैंड का एरिया है जिसमें कि मोस्टली लोग रहते हैं। मतलब देखो, सॉरी, जैसे ये लैंड है, ठीक है, इसमें से 70% तो है अपना वाटर, ठीक है, तो ये 70% तो इसमें वाटर है, ठीक है, इससे अपन को कुछ लेना देना नहीं है। इतनी जगह में लैंड है, ठीक है। अब ये 30% है जो लैंड है, ठीक है, टोटल लैंड एरिया, उसमें से भी ये लोग बोल रहे हैं कि सिर्फ 13% ही ऐसा है, 30 में से 13% ही ऐसा है जिसमें से कि 90% पॉपुलेशन जहाँ रहती है, मतलब मोस्टली लोग सिर्फ 13% ऑफ अर्थ में ही रहते हैं, ठीक है। और ये जो बाकी का एरिया बचा, इसमें या तो फॉरेस्ट है या ये ऐसा एरिया है जहाँ पे लैंड तो है बट रहने लायक नहीं है, जैसे पहाड़ वगैरह, तो अब वहाँ पे कौन ही घर बनाए जाके, राइट। सो ऐसा क्यों है? क्योंकि अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, पॉपुलेशन का डिफरेंट पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड में, इज़ मेनली ड्यू टू वेरीड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लैंड एंड क्लाइमेट। देखो, जो पॉपुलेशन है वो अनइवनली डिस्ट्रीब्यूट हुई है पूरे वर्ल्ड में, मतलब कहीं ज़्यादा है कहीं कम है। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं लैंड के और क्लाइमेट के। क्लाइमेट क्या होता है? क्लाइमेट होता है एवरेज वेदर ऑफ अ एरिया, एवरेज होता है वेदर का, और वेदर होता है मौसम, ठीक है। तो अब ये कैरेक्टरिस्टिक हैं क्या? द रग्ड टोपोग्राफी, रग्ड मतलब अगेन अनइवन, टोपोग्राफी, टोपोग्राफी होता है किसी लैंड के सरफेस की स्टडी करना, मतलब कि वो लैंड का सरफेस है कैसा, प्लेन है वहाँ, वैली है, हिल है, माउंटेन है, ठीक है, कैसा है। स्टीप स्लोप्स ऑफ द माउंटेन्स, स्टीप स्लोप्स क्या होते हैं? जो स्लोप्स होते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं। स्लोप्स बेसिकली जो अपर मोस्ट पार्ट होता है माउंटेन का वो होता है, जैसे कि ये, ठीक है, लाइक दिस दिस दिस, ऐसे पहाड़ बनते हैं ना, ऐसे ऐसे। सो ये जो ये ऊपर वाला पार्ट है इसे अपन बोलेगा स्लोप्स, ठीक है। तो अब स्लोप्स आर ऑफ टू टाइप्स, अब स्लोप्स के टाइप देख लेते हैं। एक होता है जेंटल, जेंटल स्लोप कुछ ऐसा होता है, ठीक है, ऐसा ऐसा। और जो स्टीप स्लोप होते हैं, ऑल्दो ये जुड़े होते हैं आपस में, ठीक है, जो स्टीप स्लोप्स होते हैं वो कुछ ऐसे होते हैं, ऐसे, ठीक है, जिसे आप खड़ी ढलान भी बोल सकते हो, ठीक है। ये देख रहे हो, ये these are steep slopes, these are gentle slopes, ठीक है। So let's start. Low lying areas susceptible to water logging, desert areas, thick forested areas are normally sparsely populated or inhabited. Plains and river valleys offer suitable land for agriculture, hence these are the densely populated areas of the land of the world. अब ये क्या कह रहा है हमसे कि जो जैसे पॉपुलेशन कहीं कम है कहीं ज़्यादा है, अब कहाँ कम है कहाँ ज़्यादा है, देखो जिन एरियाज़ में जो लो लाइंग एरियाज़ हैं, यानी कि जो पहाड़ों से काफ़ी नीचे एरियाज़ हैं जहाँ पे पानी भर जाता है, ठीक है, जैसे थोड़ा सा बारिश आ गई तो वहाँ पानी भर गया, ठीक है, उसे अपन कहते हैं वाटर लॉगिंग, ठीक है, थोड़ा सा बारिश आ जाए तो एकदम से पानी भर जाए, ठीक है, या जहाँ पे पानी भरा ही रहे, ठीक है, एक्सेस ऑफ वाटर इन लोअर एरियाज़, ठीक है। फिर आते हैं डेजर्ट एरियाज़, तो जहाँ डेजर्ट हो तो वहाँ पे तो इतने पेड़ नहीं होंगे, राइट, वहाँ पे शेड भी नहीं होगी, पानी भी नहीं होगा, तो वहाँ पे लोग नहीं रहेंगे। थिक फॉरेस्टेड एरियाज़, ऐसे एरियाज़ होते हैं, वाटर लॉगिंग जहाँ होती है, डेजर्ट एरियाज़, और थिक फॉरेस्टेड एरियाज़ ऐसे एरियाज़ होते हैं जहाँ पे पॉपुलेशन कम होती है, ठीक है, हैंस दे आर इनहेबिटेड, वहाँ पे लोग नहीं रहते हैं। प्लेन्स और रिवर वैलीज़ क्योंकि ऑफ़र करते हैं लैंड और एग्रीकल्चर, इसलिए इनमें डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज़ होते हैं ये वर्ल्ड के, यानी कि इसलिए इनमें
जो पॉपुलेशन है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं लैंड यूज़ को। लैंड को देखो, द यूज़ ऑफ लैंड इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई आर नीड्स इज़ नोन एज लैंड यूज़, ठीक है। हम लैंड को कैसे यूज़ करें कि वो हमारी नीड को सेटिस्फाई कर दे, उसे हम बोलेंगे लैंड यूज़, ठीक है। लैंड, तो अपन लैंड को कैसे यूज़ करते हैं, फॉरेस्ट्री के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, माइनिंग यानी कि खान जो होती हैं, ठीक है। अब खान में से जैसे इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज निकलते हैं, जैसे गोल्ड निकलता, मतलब कई सारे मेटल्स निकलते हैं, राइट। और यस बहुत सारे मेटल्स निकलते हैं। माइनिंग हम करते हैं और बिल्डिंग्स बनाते हैं, हाउसेस बनाते हैं, रोड्स बनाते हैं, इंडस्ट्रीज़ सेटअप करते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, लैंड यूज़ कहते हैं, ठीक है। कैन यू लिस्ट आउट द डिफरेंट वेज इन विच मम्बा एंड पीटर फैमिली यूज़ देयर लैंड्स। यस, इसलिए मैं इतना ज़्यादा हाईलाइट कर रही थी। जो मम्बा थी वो एक तो गोट्स पालते थे, छोटी सी झोपड़ी में रहते थे, और क्या उगाते थे, मेज़ और बीन्स उगाते थे, राइट। तो इस वे में वो लैंड को यूज़ कर रहे थे, ठीक है। और जो पीटर है वो शीप पालता था, राइट, उसकी फैमिली। वूल प्रोसेसिंग फैक्ट्री थी इन लोगों की, और वेजिटेबल्स भी उगाते थे वो थ्रू ऑर्गेनिक फार्मिंग, ठीक है। तो ऐसे यूज़ करता था, मतलब ऐसे यूज़ होता था पीटर की फैमिली से लैंड का, ठीक है। The use of land is determined by physical factors such as topography, soil, climate, minerals and availability of water. अब जो लैंड का यूज़ है उसे हम उसके फिज़िकल फैक्टर से डिटरमाइन करते हैं कि कोई लैंड कितना यूज़फुल है, ठीक है। जैसे कि अगर कोई लैंड प्लेन है तो ऑब्वियसली वो ज़्यादा यूज़फुल है एज़ कंपेयर टू हिल्स, राइट। क्योंकि हिल्स पे अपन इतनी खेतीबाड़ी नहीं कर सकते हैं, ठीक है, कुछ उगा नहीं सकते हैं, बिकॉज वो बहुत ज़्यादा अनइवन होता है, राइट। टोपोग्राफी में बता चुकी हूँ कि किसी लैंड का सरफेस कैसा है, उसे उसकी स्टडी को अपन टोपोग्राफी कहते हैं। जैसे कोई प्लेन है, वैली है, माउंटेन है, क्या है, राइट। सॉइल कैसी है, क्लाइमेट यानी कि एवरेज वेदर कैसा रहता है वहाँ का, एवरेज मौसम कैसा रहता है, ठीक है। मिनरल्स कैसे हैं वहाँ, और पानी की अवेलेबिलिटी का क्या हाल चाल है उस एरिया में, ठीक है। ह्यूमन फैक्टर्स सच एज पॉपुलेशन एंड टेक्नोलॉजी ऑल्सो इम्पोर्टेंट डिटर्मिनेंट्स। तो जो ह्यूमन फैक्टर्स हैं जैसे कि पॉपुलेशन और टेक्नोलॉजी, ये भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ह्यूमन मतलब के डिटरमाइन करने में कि लैंड कैसा है, ठीक है, या लैंड को हम किस पैटर्न में यूज़ कर सकते हैं। लैंड कैन ऑल्सो बी क्लासिफाइड इनटू ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप। अब लैंड को हम क्लासिफाई कर सकते हैं टू पार्ट्स में, प्राइवेट लैंड एंड कम्युनिटी लैंड ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप। ऑनरशिप यानी कि किसने ऑन किया है। प्राइवेट लैंड जो होता है वो ऑन्ड बाय इंडिविजुअल होता है, ठीक है, ये लिखा हुआ है यहाँ, प्राइवेट लैंड इज़ ऑन बाय इंडिविजुअल्स वेयर इज कम्युनिटी लैंड इज़ ऑन बाय कम्युनिटी फॉर कॉमन यूजेस। प्राइवेट लैंड जो है वो प्राइवेट होता है किसी एक इंसान का, मतलब वो इंडिविजुअल एक मालिक होता है उसका, ठीक है। और जो कम्युनिटी है उसका मालिक कम्युनिटी होता है और उसको पूरी कम्युनिटी यूज़ कर सकती है, जैसे स्कूल है, जैसे हॉस्पिटल है, ठीक है, जैसे रोड है, ठीक है। तो ये सारे के सारे कम्युनिटी लैंड्स में आते हैं, ठीक है। These community lands are also called common property resources. Yes, अब क्योंकि ये सबकी कॉमन प्रॉपर्टी है तो ये कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं हमारी नीड को भी सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। People and their demands are एवर ग्रोइंग बट द अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड इज़ लिमिटेड। जो लोग हैं और उनकी डिमांड्स हैं वो हमेशा ग्रो करती रहती हैं, लेकिन लैंड की जो अवेलेबिलिटी है वो लिमिटेड है, राइट। सो द क्वालिटी ऑफ लैंड ऑल्सो डिफर्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। जो क्वालिटी ऑफ लैंड है वो डिफ़र करती है फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, राइट। People started encouraging the land, the common land, to build up commercial areas, housing complex in the urban areas and to expand the agricultural land in the rural areas. अब लोगों ने क्या करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि जो लैंड की अवेलेबिलिटी है वो लिमिटेड है, ठीक है। तो लोग अपना लैंड बढ़ाना चाहते हैं, तो उसके लिए लोग क्या करते हैं, अर्बन मतलब शहर, शहरी इलाका, और रूरल मतलब जो गांव वाला इलाका होता है उसको अपन बोलते हैं रूरल एरियाज़, ठीक है।
तो अगर आप शहर में रहते हो मतलब आप अर्बन एरिया में रहते हो, अगर आप गांव में रहते हो मतलब आप रूरल एरिया में रहते हो, ठीक है। दोनों ही अच्छे हैं, दोनों के अलग अलग फ़ायदे हैं। तो लोगों ने क्या करना स्टार्ट किया, लोगों ने कब्जा करना स्टार्ट कर दिया। एनकॉर्चिंग मीन्स किसी चीज़ को इन्वेड करना, किसी चीज़ पे अपना हक जताना, किसी चीज़ पे कब्जा कर लेना, ठीक है। तो लोगों ने कब्जा करना स्टार्ट कर दिया कमर्शियल एरियाज़ बनाने के लिए और हाउसिंग कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए अर्बन यानी कि शहरों में, और गांव में लोगों ने अपना एग्रीकल्चर लैंड एक्सपेंड करने की कोशिश करने लगे, कब्जाने लगे ज़्यादा से ज़्यादा लैंड, ठीक है। एक्सपेंड करने लगे अपना एग्रीकल्चर लैंड, एक्सपेंड करना मतलब बढ़ाना। क्यों? क्योंकि लैंड लिमिटेड है, ये उन लोगों को भी पता है। टुडे द वास्ट चेंजेस इन द लैंड यूज पैटर्न ऑल्सो रिफ्लेक्ट द कल्चरल चेंजेस इन आवर सोसाइटी। आज जैसे हम लैंड यूज़ करते हैं या जैसे चेंज हुआ है लैंड यूज़ पैटर्न, उससे हमारे सोसाइटी का जो कल्चर है वो भी थोड़ा बहुत रिफ्लेक्ट होता है, ठीक है, कि कल्चर भी थोड़ा थोड़ा चेंज हो रहा है टाइम के साथ। लैंड डिग्रेडेशन, लैंडस्लाइड, सॉइल इरोजन, desertification are the major threats to environment because of the expansion of agriculture and construction activities। अब क्या है लैंड डिग्रेडेशन, इन टर्म्स को समझो। सॉइल इरोजन होता है भूमि कटाव, यानी कि कहीं पेड़ थे, तुमने पेड़ हटा दिए तो वहाँ से जो है सॉइल थोड़ी सी ना कट कट के, जैसे कहीं रिवर है तो रिवर के चारों तरफ पेड़ क्यों लगाए जाते हैं, ताकि रिवर कम से कम मिट्टी लेके जाए अपने साथ, ठीक है। क्योंकि पेड़ अपनी जड़ों में मिट्टी बांध के रखते हैं तो मिट्टी नहीं जाती है। अगर तुम वहाँ से पेड़ हटा दोगे तो सॉइल इरोजन हो जाएगा, भूमि कटाव हो जाएगा, पानी आएगा अपने साथ मिट्टी को भी ले जाएगा, क्योंकि पेड़ तो वहाँ पे है नहीं, ठीक है। तो उनका सपोर्ट सिस्टम था पेड़, वो तुमने काट दिए। लैंड डिग्रेडेशन क्या होता है, जब हम देखो लैंड के जो ग्रेड है उसमें डिक्रीज आ रहा है तो उसे हम कहेंगे लैंड डिग्रेडेशन, ठीक है। मतलब कि जैसे तुम क्या करते हैं लोग के, जैसे एक फसल बोई उसके बाद में उस फसल के अलावा कुछ और बोते हैं, ऐसा क्यों, ताकि वो सेम मिनरल्स ना यूज़ हो बार बार और लैंड डिग्रेडेशन ना हो जाए। लैंड डिग्रेडेशन होता है ऐसी प्रोसेस जिससे लैंड की फर्टिलिटी कम होती जाती है, ठीक है। प्रोसेस बाय विच फर्टाइल लैंड बिकम्स लेस फर्टाइल, ठीक है। तो ये ऐसा क्यों होता है, जब आप एक फसल पे बार बार एक लैंड पे बार बार एक ही फसल उगाते रहोगे तो उससे उसकी जो प्रोडक्टिविटी है ना वो थोड़ी कम हो जाएगी, ठीक है। तो उससे हम कहेंगे लैंड डिग्रेडेशन। और इसे हम यस लेट्स मूव फर्दर। लैंडस्लाइड, लैंडस्लाइड क्या होता है, जब जैसे कोई पहाड़ है, ठीक है, तो अगर वो पहाड़ वहाँ से कट जाता है, जैसे आपने देखा होगा हिली एरियाज़ में क्या होता है, पहाड़ काट काट के रोड बना देते हैं, ठीक है। तो अगर वो पहाड़ खिसक जाए, ठीक है, या अगर कोई ऊंचा जैसे कोई ऊंची टोपोग्राफी है तो अगर वो खिसक जाए तो उसे अपन बोलते हैं लैंडस्लाइड, ठीक है। सॉइल इरोजन में बता चुकी हूँ। डेजर्टिफिकेशन, डेजर्टिफिकेशन होता है कि प्रोसेस बाय विच फर्टाइल लैंड बिकम्स डेजर्ट, ऐसी प्रोसेस जिससे अच्छा खासा फर्टाइल लैंड डेजर्ट बन जाता है। अब ये कैसे बनता है, देखो फर्टाइल लैंड था, वहाँ पे पेड़ थे, सब कुछ था, ठीक है, पानी था। मान लो वहाँ पे पानी नहीं आया, कोई बात नहीं, तो वहाँ पेड़ भी मर गए, ठीक है। आपने क्या किया, मरे हुए पेड़ों को खेड़ के फेंक दिया, आपने काट दिए पेड़, वहाँ से जड़ से उखाड़ दिए, ठीक है। तो अब जो सॉइल थी ना वो वहाँ से हट गई, मतलब उसका जड़ों के साथ सॉइल भी निकली, ठीक है। अब जैसे जैसे वहाँ पे हवा चलेगी ना तो वो सॉइल भी उड़ के जाने लगेगी वहाँ से, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि वो जो फर्टाइल सॉइल थी वो धीरे 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 धीरे, अब ना तो वहाँ पे पानी है, ठीक है, ना वहाँ पे पेड़ है, तो धीरे 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 सॉइल डेजर्ट बन जाएगी। ये सब क्या है, ये मेजर थ्रेड्स हैं एनवायरनमेंट के लिए, ठीक है, बिकॉज ऑफ द एक्सपेंशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़। यहाँ पे चेंज बताया है लैंड यूज़ ओवर टाइम। पहले हम लैंड को कैसे यूज़ करते थे, फार्मिंग करते थे और झोपड़ियाँ बना के रहते थे। फिर धीरे धीरे ट्रैक्टर आए और हम पक्के मकानों में रहने लगे, फार्मिंग स्टिल हो रही है, ठीक है। फिर क्या हुआ हमने पार्क्स बना दिए, बिल्डिंग्स बना दी और रोड्स बना दी, ठीक है।
फिर अपन ने क्या किया, उन रोड्स पे लाइटिंग लगा दी, डिवाइडर्स बना दिए, ट्रैफिक बढ़ गया, राइट, और एयरप्लेन्स भी उड़ने लगे, हवाई जहाज उड़ रहा है देखो यहाँ पे, राइट। अब हम पढ़ेंगे कंजर्वेशन ऑफ लैंड रिसोर्सेज, ठीक है। सो कंजर्वेशन, हम कंजर्व कैसे कर सकते हैं लैंड रिसोर्सेज को, ताकि लैंड ख़राब ना हो या लैंड डिग्रेडेशन ना हो, सॉइल इरोजन ना हो, लैंडस्लाइड ना हो, डेजर्टिफिकेशन ना हो, ठीक है। तो हम ये क्या क्या कर सकते हैं। अब जैसे हमें पता है कि ग्रोइंग पॉपुलेशन जो है वो बढ़ती जा रही है, तो उससे डिमांड्स भी बढ़ रही हैं, तो उससे फॉरेस्ट का डिस्ट्रक्शन हो रहा है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, फॉरेस्ट काट रहे हैं, वहाँ पे घर बना रहे हैं, राइट। तो इससे क्या हुआ है कि इससे हमें एक फियर आ गया है कि कहीं नेचुरल रिसोर्सेज भी ख़त्म ना हो जाएं, ठीक है। और जिस हिसाब से हम लोग ट्रीज़ काट रहे हैं ऐसा हो जाए तो ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। देयरफॉर द प्रेजेंट रेट ऑफ डिग्रेडेशन ऑफ लैंड मस्ट बी चेक्ड। तो जो प्रेजेंट रेट है डिग्रेडेशन का वो चेक होना चाहिए। अब इससे क्या होना चाहिए, एफॉरेस्टेशन यानी कि हमें पेड़ लगाने चाहिए, लैंड रिक्लेमेशन यानी कि लैंड को हमें थोड़ा अपनी नेचुरल फर्टिलिटी रिटेन करने के लिए टाइम देना चाहिए, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा कि जब कहीं कोई किसान फसल उगाता है, फिर अगर वो फसल बहुत कम उगती है ना, तो कुछ टाइम के लिए उसे छोड़ देते हैं, वो किसान छोड़ देता है कि इसे थोड़ी देर के लिए ज़मीन को ऐसे ही छोड़ दो ताकि उसके मिनरल्स रिटेन हो जाएं, ठीक है। और हमें पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइज़र्स का यूज़ कम करना चाहिए, ठीक है। ओवर ग्रेजिंग नहीं करानी चाहिए। ओवर ग्रेजिंग मतलब कि जैसे जानवर घास चरते हैं तो कभी कभी वो ज़्यादा ही घास चर लेते हैं, तो उससे क्या होता है, घास भी तो देखो छोटा सा प्लांट ही है ना, तो वो भी तो कहीं ना कहीं सॉइल को पकड़ के रख रहा है। अब अगर गाय भैंस आई उन्होंने सारा घास खा लिया, तो उसके बाद में फिर क्या होगा, थोड़ी सी बारिश पड़ेगी तो मिट्टी कहीं की कहीं पहुँच जाएगी, तो उससे सॉइल इरोजन होगा, ठीक है। अब सॉइल क्या है, सॉइल क्या है, बहुत ज़्यादा थिन लेयर है ऑफ ग्रेनी सब्सटेंस कवरिंग द सरफेस ऑफ द अर्थ इज़ कॉल्ड सॉइल। बहुत ज़्यादा थिन लेयर है जिसमें ग्रेनी सब्सटेंस होते हैं, ठीक है, जो कि सरफेस को कवर करती है अर्थ की, बहुत ज़्यादा थिन लेयर है, ठीक है। इट इज़ क्लोजली लिंक टू लैंड। अब ये क्लोजली लिंक है लैंड के, ठीक है, क्योंकि लैंड के पे जो हम थिन लेयर देखते हैं वो सॉइल ही होती है, राइट। लैंड फॉर्म्स डिटरमाइन द टाइप ऑफ सॉइल्स। जैसे जैसे लैंड फॉर्म्स होते हैं वैसे वैसे सॉइल भी चेंज होती रहती है, तो लैंड फॉर्म से डिटरमाइन होती है सॉइल, ठीक है। सॉइल काहे की बनी होती है, ऑर्गेनिक मैटर की बनी होती है, मिनरल की बनी होती है और वेदर्ड रॉक की बनी होती है, जो कि अर्थ में फाउंड होते हैं। दिस हैपन्स थ्रू द प्रोसेस ऑफ वेदरिंग। और ये कैसे होता है, प्रोसेस ऑफ वेदरिंग से होता है, ठीक है। द राइट मिक्सचर ऑफ मिनरल्स ऑर्गेनिक मैटर मेक द सॉइल फर्टाइल। अब राइट मिक्स मिनरल्स का और ऑर्गेनिक मैटर का एक सॉइल को फर्टाइल बना देता है। लैंडस्लाइड्स में बता चुकी हूँ, जब मास मूवमेंट होता है रॉक का, डेब्रीज का और अर्थ डाउन अ स्लोप, जब कोई जैसे पहाड़ कट के नीचे गिरता है, ठीक है, कट के नहीं, जैसे फिसल के नीचे गिरता है या मिट्टी फिसल के नीचे गिरती है, तो उसे हम लैंडस्लाइड्स कहते हैं। इसकी केस स्टडी दी है और साइंटिफिक टेक्निक्स दी है जिससे आप इन्हें बचा सकते हो, ठीक है। तो बचा कैसे सकते हो, रिटेंशन वॉल बना दो वहाँ पे, जैसे कोई रोड है और देखो यहाँ पे ये, तो अगर अब हमें नहीं पता कि ये कब गिर जाए, तो हम इन पे बड़ी बड़ी वॉल्स बना देंगे, रिटेंशन वॉल्स कहेंगे हम उन्हें, जिससे कि अगर ये गिरे भी तो वॉल्स के उधर गिरे और लोगों की जान बच जाए, ठीक है। इसे इन डीप पढ़ लेना, ठीक है। सॉइल प्रोफाइल देखते हैं। सॉइल के कुछ पार्ट्स होते हैं, सबसे नीचे होता है पेरेंट रॉक, ठीक है, उससे ऊपर होता है वेदर्ड रॉक मटेरियल। वेदर्ड रॉक मटेरियल मतलब कि जो पेरेंट रॉक था वो टूट टूट के वेदरिंग हो कि उसकी वो रॉक मटेरियल में चेंज हो गया है, ठीक है, यानी कि एग्जैक्टली पत्थर नहीं बचा है, बट पत्थर के कण है वहाँ पे, ठीक है। सब सॉइल विद सैंड एंड क्ले। अब वही जो पत्थर के कण जब और छोटे छोटे होंगे और बहुत छोटे छोटे होंगे, तो फिर उसका जो है सिल्ट बन जाएगा, या कह लो कि क्या बोलते हैं, एक तरह से उसे रेत बन जाएगा, ठीक है, सैंड बन जाएगा, सैंड बनेगा, सिल्ट बनेगा एंड क्ले, ठीक है। तो इसे अपन कहेंगे सब सॉइल, इसे अपन कहेगा ग्रीन वाले को टॉप सॉइल, ठीक है। तो टॉप सॉइल में क्या होता है, ह्यूमस होता है और वेजिटेशन होता है और सबसे ज़्यादा फर्टाइल होता है ये, ठीक है।
और इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। और ये यहाँ पे फैक्ट दिया हुआ है, इट टेक्स हंड्रेड्स ऑफ ईयर टू मेक जस्ट 1 सेंटीमीटर ऑफ सॉइल। हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स लग जाते हैं सिर्फ 1 सेंटीमीटर ऑफ सॉइल को बनने में, ठीक है। प्रोसेस ऑफ सॉइल फॉर्मेशन, अब सॉइल फॉर्मेशन मतलब के फॉर्मेशन मतलब किसी चीज़ का बनना, और सॉइल फॉर्मेशन मतलब के सॉइल का बनना, ठीक है। तो फैक्टर्स ऑफ सॉइल फॉर्मेशन, जो फैक्टर्स हैं जो कि इम्पॉर्टेंट हैं या अफेक्ट करते हैं सॉइल को बनने में, वो यहाँ दिए हुए हैं। तो द मेजर फैक्टर्स ऑफ सॉइल फॉर्मेशन आर द नेचर ऑफ द पेरेंट रॉक एंड क्लाइमेटिक कंडीशंस। क्लाइमेटिक फैक्टर्स, तो देखो जैसा ये रॉक होगा वो वैसा आगे टूटेगा, और वो वैसा और स्मॉल पार्ट्स में टूटेगा, और वो वैसा ही फिर आगे जाके ह्यूमस और क्ले बनाएगा। तो जैसा पेरेंट रॉक होता है वैसी ही सॉइल बनती है, ठीक है। मान लो पेरेंट रॉक अगर नीले रंग का है तो सॉइल रेड सॉइल बनेगी, ठीक है। पेरेंट रॉक अगर ब्लैक कलर का है तो जो सॉइल होगी वो ब्लैक सॉइल होगी, ठीक है। और उसकी अलग अलग उसमें क्वालिटीज़ होती हैं, मिनरल वैल्यूज़ अलग अलग होती हैं, ठीक है। तो और एक क्लाइमेटिक फैक्टर्स कैसे हैं वहाँ के, ठीक है। वहाँ का एवरेज वेदर कैसा रहता है उस पर भी डिपेंड करता है कि सॉइल फर्टाइल होगी या बिल्कुल डेजर्ट वाली सॉइल होगी, ठीक है। अदर फैक्टर्स आर द टोपोग्राफी। टोपोग्राफी यानी कि माउंटेन है, रिवर है, वैली है, क्या है, ठीक है। रोल ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल, और जो टाइम टेकन होता है फॉर द कंपोजिशन ऑफ सॉइल फॉर्मेशन, ये सारे फैक्टर्स हैं जो कि एक सॉइल को बनने में अफेक्ट करते हैं। ऑल दीज डिफर्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, और ये सब प्लेस टू प्लेस डिफर करते हैं। अब एक फ्लो चार्ट दिया है, इसे पढ़ लेते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉइल फॉर्मेशन, फैक्टर्स जो अफेक्ट करते हैं सॉइल की फॉर्मेशन को, वो है फ्लोरा, फोना यानी कि प्लांट्स, एनिमल्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये रेट ऑफ ह्यूमस फॉर्मेशन को अफेक्ट करते हैं, ठीक है। तो जितनी ज़्यादा ह्यूमस होगा किसी सॉइल में उतनी ज़्यादा वो सॉइल फर्टाइल होगी, ठीक है। और उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी उतनी अच्छी होगी, ठीक है। पेरेंट रॉक डिटरमाइंस कलर, जैसे मैंने बताया अगर पेरेंट रॉक ब्लैक होगा तो सॉइल भी ब्लैक होगी। टेक्सचर उसका वैसा ही होगा, ठीक है, यानी कि सॉल्टी हो सकती है, क्ले हो सकती है, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टीज़ वैसी होंगी, मिनरल कंटेंट और परमेबिलिटी भी वैसी ही होगी, ठीक है। रॉक की परमेबिलिटी होती है कि अगर जैसे रॉक्स में ना छोटे छोटे पोर्स होते हैं, तो अगर उन पोर्स में से कोई फ्लूइड मतलब कोई जैसे वाटर या वाटर लाइक फ्लूइड अगर कोई आर पार निकल जाए, ठीक है, फ्लो थ्रू हो जाए रॉक में से, तो उसे हम कहेंगे कि वो रॉक परमेबल है, ठीक है। और वो रॉक की परमेबिलिटी है, ठीक है, कि उसमें से उसके पोर्स में से कितना पानी निकल सकता है या निकल भी सकता है कि नहीं निकल सकता है, ठीक है। रिलीफ, एल्टीट्यूड एंड स्लोप डिटरमाइन एक्यूलेशन ऑफ सॉइल। यहाँ पे क्लाइमेट भी मैटर करता है, जैसे कि टेम्परेचर कितना है, रेनफॉल इन्फ्लुएंस, रेट ऑफ वेदरिंग, ह्यूमस फॉर्मेशन कैसी है, ठीक है। तो टाइम डिटरमाइंस थिकनेस ऑफ सॉइल प्रोफाइल। जितना ज़्यादा तुम टाइम दोगे उतना ज़्यादा सॉइल की थिकनेस होगी, क्योंकि सालों लग जाते हैं सेंटीमीटर्स ऑफ सॉइल को बनने में, ठीक है। So thank you so much. This was all for the lecture. Thank you so much. I hope you understood. If you like the content, kindly like the video, subscribe the channel. ठीक है? Thank you so much.